सो हेलो गाइस, दिस इज साहिल हियर अगेन विद अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग बुक और फिलोसफी से रिलेटेड बातें करते हैं। और अगर तुमने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे मैं थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दुनिया के कोने कोने में ये दो चीजें लोगों की जिंदगी डिफाइन करती हैं, विच इज रैशनैलिटी एंड इरैशनैलिटी। लेकिन क्या हो अगर तुम इन दोनों सिचुएशन के बीच में फंस जाओ, या फिर क्या होता है जब एक इंसान खुद अपने अंदर की दुनिया में फंस जाता है जहां लॉजिक और इमोशंस का कोई बैलेंस नहीं है। वेल, आज हम इन्हीं फिलोसॉफिकल और साइकोलॉजिकल टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे फ्रॉम द बुक नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड बाय फ्योदर दोस्तोयेव्स्की। एंड आई होप कि तुम इस लेजेंडरी रशियन राइटर से वाकिफ होगे जो कि हमारे साइकी की गहराइयों में जाकर हमारे फ्लॉज को दिखाते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द वीडियो। तो सबसे पहले इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर को समझते हैं, जिसका नाम है द अंडरग्राउंड मैन। वेल, अब ये नाम उसे इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो एक लिटरली अंडरग्राउंड मैन है, बल्कि वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने ही किसी दिमाग के कोने में बैठा इस दुनिया से अलग है और खुद में ही खोया रहता है। तुम उसे एक हाइपर कॉन्शियस ओवर थिंकिंग पर्सन समझ सकते हो, जिसके जिंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है रैशनैलिटी और फ्री विल के बीच का कॉन्फ्लिक्ट। ये वो इंसान है जो तुम्हें कहेगा कि व्हाई शुड वी एक्ट रैशनली व्हेन वी कैन एक्ट इरैशनली। मतलब कि समझो, एक तरफ मॉडर्न सोसाइटी है जो कि कहती है सब कुछ प्रिडिक्टेबल और कैलकुलेबल है, वहीं दूसरी तरफ ये खड़ा है जो कह रहा है कि भाड़ में जाए लॉजिक, भाड़ में जाए तुम्हारी रैशनैलिटी। उसके लिए फ्रीडम का असली मतलब है अपने इरैशनैलिटी को एम्ब्रेस करना। जहां दोस्तोयेव्स्की कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहे हैं कि इंसान सिर्फ एक रैशनल क्रिएचर नहीं है। हम सबको लगता है ना कि अगर ये दुनिया रैशनल होती तो यहाँ सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते, लेकिन वही अंडरग्राउंड मैन का कहना है कि ऐसा होना इंसानों के स्वभाव के खिलाफ होगा। जहां वो एक पावरफुल एनालॉजी भी देता है एक क्रिस्टल पैलेस की, जो कि परफेक्ट एग्जाम्पल है रैशनलिज्म का। लेकिन जहां वो आगे एड ऑन करता है कि लोग इस पैलेस को भी, इस क्रिस्टल पैलेस को भी तोड़ देंगे जस्ट टू प्रूव दैट दे आर नॉट अ रैशनल बीइंग। उनके अंदर भी इरैशनैलिटी है, जिसमें वो अपने फ्रीडम को महसूस कर पाते हैं, जिसमें वो खुलकर जी पाते हैं। वेल, यहाँ से आगे एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस बुक का जो कि डिस्कस करना जरूरी है, फिर हम लोग वापस इस पॉइंट पे आएंगे। हमारा अंडरग्राउंड मैन कुछ इंटरेक्शंस करता है इस स्टोरी के अंदर, जिसमें से मैं दो इंपॉर्टेंट इंटरेक्शंस के बारे में बात करूंगा। पहला है ज़रकॉफ के साथ, उसका एक्स कलीग जिसको फेयरवेल दिया जा रहा है, तो वो अपने फ्रेंड्स का हेल्प लेके उस पार्टी में खुद को इनवाइट करता है और ज़रकॉफ से मिलने जाता है। एंड आई होप कि मैं उसका प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ। अब जब वो वहां पे पहुंचता है तो सारे दोस्त ज़रकॉफ की वाहवाही करते रहते हैं, क्योंकि ज़रकॉफ ने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ रखा है और ज़रकॉफ भी कुछ वैसा ही पर्सन है, दिखावटी किस्म का। लेकिन अंडरग्राउंड को ये सारी आदतें पसंद नहीं आती है ज़रकॉफ की, और वो अपने आप को काफी ज्यादा ऐसे नीचा महसूस करता है। तो वो करता क्या है, वो दूसरों को नीचा दिखाना स्टार्ट कर देता है, वो अपने फ्रेंड्स को टॉन्ट मारना स्टार्ट कर देता है, उनके बारे में बुरी भली बातें कहना स्टार्ट कर देता है, ज़रकॉफ के बारे में बुरी बातें करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण होता क्या है, पूरे पार्टी का माहौल खराब और लोग हमारे कैरेक्टर को फिर नीचे नजरों से देखने लगते हैं, जो कि खुद का भला तो नहीं चाहता लेकिन दूसरे की खुशी में भी खुश नहीं हो सकता। जहां आगे चल के उसका दूसरा इंटरेक्शन होता है एक लीजा नाम की लड़की के साथ, जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है और वो काफी ज्यादा ऐसे दयनीय हालत में रहती है, काफी दुखी। लेकिन जब हमारा मेन कैरेक्टर लीजा से मिलता है तो वो काफी एम्पैथेटिक होता है उसकी तरफ, उसकी कंडीशन को लेके, क्योंकि लीजा अपने बारे में बताती है, अपने जिंदगी के दुख के बारे में बताती है, तो वो सुनता है, उसे एम्पैथेटिक होता है, उससे और भी बातें करता है। लेकिन जैसे ही लीजा उसके इमोशंस के करीब आती है, वो तुरंत लीजा को नीचा दिखाने लग जाता है और उसे बुरा भला कहने लग जाता है। हम लोग यहाँ इन दोनों इंटरेक्शन से देख सकते हैं कि दोस्तोयेव्स्की हमें ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि एक्सट्रीम इरैशनलिज्म इज आल्सो नॉट गुड, क्योंकि अगर तुम उस रास्ते पे भी चलोगे तो तुम अंडरग्राउंड मैन का हालत देख सकते हो, उसका लोनलीनेस, सेल्फ लोडिंग और आइसोलेशन, जो कि उसकी जिंदगी बर्बाद करके रखा है। तो ये बात सुनने के बाद ये बुक अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। एक तरफ कहा जा रहा है कि रैशनलिज्म सही नहीं है और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि इरैशनलिज्म भी सही नहीं है। तो आखिर क्या किया जाए, और दोस्तोयेव्स्की भी कहना क्या चाह रहे हैं? वेल, दोस्तोयेव्स्की ने ये किताब नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड एक रिस्पॉन्स के तौर पे लिखी थी उन लोगों के लिए जिनका मानना था कि साइंस और लॉजिक के जरिए हम लोग सारे सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं,
सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। लेकिन जहां वो ये भी बताना नहीं भूलते कि इसका मतलब अब ये नहीं कि इरेशनैलिटी इज द आंसर, जहां वो हमें अंडरग्राउंड मैन की जिंदगी दिखाते हैं और कहीं ना कहीं वो हमें मैसेज ये देना चाहते हैं कि इंसान के अंदर एक डुअलिटी है, एक रैशनल साइड और एक इरेशनल इमोशनल साइड, और इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट ही हमारी आइडेंटिटी बनाता है, या फिर मैं कहूँ हमें इंसान बनाता है। क्योंकि अगर तुम एक प्योर रैशनल रास्ते पे भी चलोगे तो तुम अपनी ह्यूमैनिटी खो दोगे, क्योंकि यू आर नॉट अ मशीन जो कि जैसे कहा जा रहा है वैसा तुम करोगे। और अगर तुम ये सोचकर पूरी तरीके से इरेशनैलिटी के रास्ते पे चल देते हो तो तुम अंडरग्राउंड मैन की हालत देख सकते हो, उसका लोनलीनेस, उसका आइसोलेशन, उसका दूसरों के प्रति व्यवहार, जहां वो अपने आप में अंदर से खोखला महसूस करता है। वो इतना रेचर्ड बन चुका है कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि जिस तरीके का व्यवहार है उसका वो सोसाइटी के लिए भी सही नहीं है, और वो बस ह्यूमन नेचर के एक साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमें ये बुक ये भी नहीं बता रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, बस ये हमें ये कह रहा है कि अपने अपने जिंदगी के कॉन्ट्राडिक्शंस को फेस करो, उसे एक्सेप्ट करो। जहां दोस्तोयेवस्की के लिए ये बुक एक मिरर है, एक अनकंफर्टेबल मिरर, जो हमें ये दिखाता है कि हम ही अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। और अंडरग्राउंड मैन के इरेशनल थॉट एक एग्जिस्टेंशियल क्राई है, एक स्क्रीम जो पूछती है क्या तुम्हें पता है तुम क्या चाहते हो। लेकिन आयरॉनिकली इसका जवाब खुद अंडरग्राउंड मैन के पास भी नहीं है, जहां कहीं ना कहीं ये बुक एक रिमाइंडर है कि इंसानी नेचर कॉम्प्लिकेटेड है, हम एक ही वक्त पर रैशनल और इरेशनल है, और यही हमारी ट्रेजेडी है। जहां दोस्तोयेवस्की ने हमारे फ्लॉज को तो रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन हमारे पास एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन भी छोड़ गए कि क्या तुम अपने फ्लॉज के साथ जीने के लिए रेडी हो। जहां कहीं ना कहीं दोस्तोयेवस्की बस तुम्हें दिखाना चाह रहे थे वो आईना, कि इंसान ये होता है, ना ही वो रैशनल है ना ही वो इरेशनल है, वो इन दोनों के बीच के केओस में जी रहा है, इन दोनों के बीच के पगडंडी पे चल रहा है। और हम सभी खुद देखते हैं और हम सभी खुद जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज हमें चाहिए भी होती है और नहीं भी चाहिए होती है। किसी चीज से हम प्यार करना भी चाहते हैं, लेकिन एक वक्त के लिए हमारे अंदर उसके लिए गुस्सा भी है। और ये सारी चीजें हमें क्या बताती हैं? ये सारी चीजें हमारे ट्रू ह्यूमन नेचर को दिखाती हैं, और ह्यूमन एक मेसी इमोशनल बीइंग है, वो रिप्रेजेंट करती है, ना कि किसी तरीके का मशीन या फिर एक एक्सट्रीम इरेशनल बीइंग जो कि किसी की परवाह नहीं करता है। क्योंकि तुम खुद के अंदर भी देख सकते हो, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर देख सकते हो, अपने चारों ओर देख सकते हो, अपने दोस्तों के अंदर देख सकते हो, तुम प्योर इरेशनल भी नहीं हो कि एक बार गुस्सा करने को आए तो जिंदगी भर उससे गुस्सा ही कर रहे हैं या फिर किसी को नीचा दिखा रहे हैं। नो, वी आर नॉट लाइक दैट। ना ही हम ऐसे हैं कि हम लोग पूरे लॉजिकल तरीके से वर्ड कर रहे हैं। तुम खुद ही सोचो ना, लास्ट वर्ड तुमने कब अपने दोस्त को कॉल घुमाकर बोला होगा पूरे रैशनल तरीके से कि चल बाहर चल के ये करना है? नहीं, हम लोग बस निकल पड़ते हैं, हम लोग बस ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, क्योंकि इंसान का नेचर ही कुछ ऐसा है, इंसान का इमोशनल स्टेट ही कुछ ऐसा है। वी लिव इन अ chaotic, messy universe of our own। और यही है नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड की फिलॉसफी, अनकंफर्टेबल, कॉम्प्लेक्स एंड ब्रूटली ऑनेस्ट। वेल, ये तो था मेरा इंटरप्रिटेशन। अगर तुमने इस बुक को पढ़ रखा है तो प्लीज अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर नहीं पढ़ा है तो गिव इट अ रीड, इट विल बी अ अमेजिंग रीड फॉर यू। और मिलता हूं तब तक के लिए मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बी क्यूरियस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।